यूक्रेन युद्ध में अक्सर नई हाईटेक हथियार प्रणालियां ही सुर्खियों में रहती है, जो स्वाभाविक है। एरियल ड्रोन, नेवल ड्रोन, ग्राउंड रोबोट, एआई सक्षम स्वायत्त टारगेट ट्रैकिंग और युद्ध के दौरान पेश किए गए अन्य नए सिस्टमों ने युद्ध लड़ने के तरीके को अब और भविष्य में बुनियादी रूप से बदल दिया है। इस युद्ध ने पिछली सदी के हथियार प्रणालियों में नई जान डाल दी है। यूक्रेन पुराने और कभी कभी प्राचीन सिस्टमों को हाईटेक युद्ध क्षेत्र में प्रभावी हथियारों में बदलने में खासतौर पर माहिर साबित हो रहा है, जिसमें एक ऐसा हथियार भी शामिल है जिसे पहली बार 100 साल से भी ज्यादा पहले विकसित किया गया था और जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। वो है M2 ब्राउनिंग। मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रेंच युद्ध से मिली सीख के आधार पर विकसित किया गया था। इसे यूक्रेन में एक अत्याधुनिक उद्देश्य के साथ फिर से सक्रिय किया गया है, ड्रोन गिराने के लिए। यहाँ बताया गया है कि यूक्रेन इस गन का, जिसे प्यार से मैड ड्यूस कहा जाता है, किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और क्यों ये जल्द ही बदलने वाला नहीं है। युद्ध क्षेत्र में हमेशा बैकअप विकल्प होना वरदान है। कल्पना करें, यूक्रेनी मोबाइल एंटी ड्रोन टीम संशोधित वैन में अपने स्थान पर पहुंचती है। उनका मुख्य हथियार अत्याधुनिक इंटरसेप्टर ड्रोन का एक सेट है। ये छोटे तेज ड्रोन रूसी ड्रोन पर छोड़े जाते हैं और सीधा टकराकर या पास में विस्फोट करके उन्हें गिरा देते हैं। क्रू खेत में रुककर सड़क किनारे इंटरसेप्टर के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सेटअप करता है। लॉन्च की तैयारी में ही हेडलैम्प्स रात में रोशनी बिखेरते हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने से पहले वे इलाके की टोह लेने और रडार हस्तक्षेप की जांच के लिए एक छोटा क्वाडकॉप्टर लॉन्च करते हैं। वैन में सैनिक कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी प्रगति देखते हैं। तभी फीड अचानक गायब हो जाती है। संभवतः इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप जैसी किसी चीज ने स्काउट ड्रोन के सिग्नल को बाधित कर दिया है। इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च नहीं हो सकते। मिशन शुरू होने से पहले ही रुक गया। लेकिन दल जिन आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए उन्हें भेजा गया था, उनसे बचाव करने में दल बिल्कुल असहाय नहीं है। कंट्रोल वैन के साथ एक पिकअप ट्रक पर उनकी भरोसेमंद M2 ब्राउनिंग मशीन गन लगी हुई है। एक सन या मेरोब्स जैसे आधुनिक इंटरसेप्टर ड्रोन भले ही ज्यादा उन्नत हों, लेकिन M2 ब्राउनिंग वाली मोबाइल फायरिंग टीमें युद्ध के मैदान में रूसी ड्रोन के खिलाफ अब भी सबसे प्रभावी उपाय हैं। 2025 में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने दावा किया कि वे सभी आने वाले ड्रोन में से लगभग 40% को गिराने के लिए जिम्मेदार थे। जब यूक्रेन के पश्चिमी साझेदारों ने 2022 में सैन्य सहायता पैकेज के तहत M2 ब्राउनिंग मशीन गन यूक्रेन भेजना शुरू किया, तो कई लोग इस बात को लेकर संदेह में थे कि ये कितनी उपयोगी साबित होंगी। ये गन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसके डिजाइन में दशकों से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब वो संदेह खत्म हो गया है। M2 ड्रोन के खिलाफ भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और खाइयों में सैनिकों के खिलाफ था। वास्तव में मुख्य निर्माता बेल्जियम की हथियार निर्माता कंपनी FN हर्स्टल, जो FN ब्राउनिंग समूह का हिस्सा है, के अनुसार यूक्रेन युद्ध की वजह से M2 ब्राउनिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये कंपनी FN मैग जनरल पर्पस मशीन गन और FN मिनी मी लाइट मशीन गन भी बनाती है, जिन्हें अमेरिका में क्रमशः M240 और M249 के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी FN SCAR जैसी राइफलें और नेटो मानक गोला बारूद भी बनाती है, जिसमें 5.56 मिमी, 7.62 मिमी और 12.7 मिमी राउंड शामिल हैं। कंपनी के अनुसार सभी की मांग बढ़ रही है, पर सबसे ज्यादा उसकी मजबूत M2 ब्राउनिंग की है। हालांकि यूक्रेन में चल रही जंग इस मांग का मुख्य कारण है, लेकिन ये अकेला स्रोत नहीं है। प्रवक्ता हेनरी डी अरेंड ने बताया कि कंपनी ने फ्रांसीसी सेना के लिए हाल ही में 2000 M2 को फिर से तैयार और अपग्रेड किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अमेरिकी सेना ने छोड़े थे। हम उन्हें यहाँ लाकर अपग्रेड करते हैं और नई जैसी वारंटी देते हैं, उन्होंने कहा। यही M2 ब्राउनिंग की लोकप्रियता का मुख्य कारण है कि ये बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यह बंदूक प्रथम विश्व युद्ध के अंत में डिजाइन की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में मानक हथियार बन गई। 1945 तक अमेरिका ने मित्र देशों की सेनाओं में 20 लाख से ज्यादा M2 बनाए और वितरित किए। नई मशीन गनों और आधुनिक हथियारों के आने से उत्पादन थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन फिर भी दसियों हजार और बनाए गए हैं, जिससे
आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। 90 से ज़्यादा देश अब भी इस मशीन गन का इस्तेमाल अपनी सेनाओं में करते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद हथियार यूक्रेन में आने लगे तो M2 ब्राउनिंग काफ़ी प्रमुखता से दिखाई दी। 2024 तक यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, लिथुआनिया और इटली से आपूर्ति मिल चुकी थी। रोम ने रूसी आक्रमण शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद 28 फरवरी 2022 को डिलीवरी का फैसला किया था। इन हथियारों का मकसद था रूसी पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के लिए, जब वे यूक्रेनी ठिकानों और शहरों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध में ड्रोन का प्रभाव बढ़ा, M2 ब्राउनिंग यूक्रेन की एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली की मजबूत नींव बन गई। ये काफी हद तक M2 की असाधारण बहुमुखी क्षमता के कारण है। इसे लगभग किसी भी चीज पर लगाया जा सकता है जो इसका वजन सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। 1930 के दशक से ये इसकी मुख्य विशेषता रही है, एक सार्वभौमिक डिजाइन जिससे किसी भी M2 को विमान, जहाज या जमीन पर सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में M2 लगभग हर वाहन पर बड़े उत्साह से लगाई गई थी, चाहे वो चलता, तैरता या उड़ता हो। अमेरिकी सेना ने इसे अपने टैंकों, हाफ ट्रैक्स, ट्रकों, टैंक डिस्ट्रॉयर्स और अन्य वाहनों पर अपनी मानक एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में अपनाया। अमेरिकी सेना की वायुसेना में यह P-51 मस्टैंग और P-47 थंडरबोल्ट का मुख्य हथियार था और B-24 लिबरेटर तथा B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस जैसे बॉम्बर्स के लिए रक्षात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। प्रत्येक B-17 बॉम्बर को दुश्मन फाइटर प्लेनों से बचाव हेतु अधिकतम 13 M2 से लैस किया गया था ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसी दौरान नौसेना ने M2 का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन के रूप में किया, जिसे लैंडिंग क्राफ्ट से लेकर बैटल शिप्स तक और F-4F वाइल्डकैट कैरियर आधारित फाइटर और PBY कैटालिना फ्लाइंग बोट जैसे विमानों पर भी लगाया गया। 1930 के दशक के अंत में बनी सार्गो क्लास पनडुब्बियों में आत्मरक्षा के लिए 2 50 कैलिबर मशीन गनें लगी थीं। अमेरिकी तटरक्षक बल की लैंडिंग क्राफ्ट्स M2 मशीन गनों से लैस थीं, जिन्हें कोस्ट गार्ड्समैन एंटी एयरक्राफ्ट और बीच सप्रेशन के लिए चलाते थे। आज भी अमेरिकी सेना M2 का उपयोग दल द्वारा चलाया जाने वाला जमीनी हथियार और एब्राम्स टैंक M1A2 ACP V3 पर कमांडर की गन के रूप में करती है, जहां ये CRO के रिमोट वेपन सिस्टम से जुड़ा है। मरीन अभी भी M2 को इन्फेंट्री सपोर्ट व अपने नए उभयचर लड़ाकू वाहन के मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेवी M2 मशीन गनों का इस्तेमाल डेक से फायर किए जाने वाले हथियारों के रूप में करती है ताकि छोटी नावों, विमानों और ड्रोन को रोका जा सके। एयरफोर्स ने इन्हें HH-60G पर ऐतिहासिक रूप से लगाया था और अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स व बेस डिफेंस रोल में भी इस्तेमाल करती है। और अब यूक्रेनी सेना M2 का इस्तेमाल रूसी बढ़त को रोकने और रूसी ड्रोन गिराने के लिए एक नए तरीके से कर रही है, जिसमें भारी मशीन गन को पिकअप ट्रकों पर लगाया जा रहा है। ये यूक्रेनी मोबाइल डिफेंस क्रूज को जल्दी से वहां भेजने में सक्षम बनाता है जहां उनकी जरूरत है और फिर दुश्मन के ड्रोन और तोप खाने के उनकी स्थिति को ट्रैक करने से पहले फायर करके तुरंत आगे बढ़ने की सुविधा देता है। जब क्रू अपनी स्थिति में होते हैं तो वे इस गन की कई टिकाऊ खूबियों का फायदा उठा सकते हैं। अब जैसा कि आप सोच सकते हैं, आज की M2 वही गन नहीं है जो 80 साल पहले थी। पिछले दशकों में इसमें कई बदलाव और सुधार हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन को कौन से मॉडल भेजे गए हैं। लेकिन इसकी मूल डिजाइन 1930 के दशक की M2HB या हेवी बैरल वर्जन से अब भी अपरिवर्तित है। असल में नई M2 के रिसीवर, बोल्ट और बैरल जैसे मुख्य हिस्से पुराने मॉडलों से अब भी बदले जा सकते हैं, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की लॉजिस्टिक व्यवस्था बनी रहती है। ब्राउनिंग M2 एक एयर कूल्ड बेल्ट फेड मशीन गन है जो क्लोज्ड बोल्ट से फायर करती है और शॉर्ट रिकॉइल सिद्धांत पर चलती है। ये आज भी वही 0.50 BMG 12.7 बाय 99 मिलीमीटर कारतूस फायर करती है, जैसा हमेशा से करती आई है, और इसकी मजल वेलोसिटी लगभग 2900 फीट प्रति सेकंड है तथा किसी क्षेत्रीय लक्ष्य के लिए इसकी प्रभावी रेंज लगभग 2000 गज है। M2 का सबसे आधुनिक संस्करण M2A1, जिसे 2010 के शुरुआती वर्षों में पेश किया गया, में कुछ अपग्रेड जोड़े गए थे। इन अपग्रेड्स ने गन की सुरक्षा कमियों और रखरखाव समस्याओं को काफी हद तक दूर किया है
जिससे यह 21वीं सदी में नए तरह के खतरों के खिलाफ भी लंबे समय तक उपयोगी बनी रहती है। हेड स्पेस और टाइमिंग की समस्याएं सबसे पहले हल हो गई थीं। क्लासिक M2 पर बैरल बदलने के लिए गनर को हेड स्पेस यानी बोल्ट और चैम्बर के बीच की दूरी और टाइमिंग यानी फायरिंग पिन की अलाइनमेंट को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था। गलत एडजस्टमेंट से गंभीर समस्याएं हो सकती थी, जैसे राउंड्स का अपने आप फायर हो जाना या बैरल का फट जाना, जिससे चोट लग सकती थी या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती थी। M2A1 अपग्रेड ने हेड स्पेस और टाइमिंग की समस्या दूर की। अब बैरल एक्सटेंशन ज़्यादा सटीक बनाया गया है, जिससे यूजर को एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इससे हथियार की खतरनाक मेंटेनेंस ज़रूरत खत्म होती है और ऑपरेटर की गलती रोकी जा सकती है। इसमें कई नवाचार किए गए हैं। मूल M2 में ओवरहीटेड बैरल बदलना धीमा 2 लोगों का काम था, जिसमें खास टूल्स और गेज चाहिए होते थे। M2A1 अपग्रेड में एक हटाने योग्य कैरिंग हैंडल और एक सरल लॉकिंग मैकेनिज्म पेश किया गया। ये एक ऑपरेटर को बिना किसी टूल के कुछ ही सेकंड में गर्म बैरल बदलने की सुविधा देता है, जिससे हथियार के ऑफलाइन रहने का समय काफी कम हो जाता है और इस तरह क्रू का दुश्मन की फायरिंग के सामने एक्सपोजर भी घट जाता है। इसके अलावा अधिकतर आधुनिक मशीन गनों के विपरीत मूल M2 में सेफ्टी स्विच नहीं था। क्रू ने ऐतिहासिक रूप से आकस्मिक फायरिंग को रोकने के लिए ट्रिगर के नीचे इस्तेमाल की गई शेल केसिंग फंसा देने जैसे जुगाड़ू तरीके अपनाए थे। M2A1 में मैनुअल ट्रिगर ब्लॉक सेफ्टी जोड़ी गई है, जिससे अब चेंबर में राउंड के साथ हथियार सुरक्षित ले जा सकते हैं। M2A1 में बेहतर ऑप्टिक्स और सिग्नेचर रिडक्शन भी है। नया स्लॉटेड फ्लैश हाइडर मजल फ्लैश को 95% तक घटाता है, जिससे नाइट विजन डिवाइस इस्तेमाल करते समय अस्थायी अंधापन नहीं होता और गनर की विजुअल सिग्नेचर भी घटती है। आधुनिक वेरिएंट्स में रिसीवर कवर पर पिकाटिनी रेल होती है, जिससे आधुनिक ऑप्टिक्स व लेजर डेजिग्नेटर लगाए जा सकते हैं, जो मूल आयरन साइट ओनली डिजाइन में नहीं था। अब बस एक त्वरित याद दिलाना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना की खबरों के अपडेट्स और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहराई से विश्लेषण मिल सके। मिलिट्री शो पर आपको YouTube पर सबसे विस्तृत, सटीक और सूचनाप्रद सैन्य सामग्री मिलती है। अब M2 ब्राउनिंग सैद्धांतिक रूप से एक पुराना हथियार हो सकता है, लेकिन कई मायनों में M2A1 के अपग्रेड्स इसे आधुनिक युद्ध के लिए उतना ही उपयुक्त बनाते हैं जितना कि इसके हाल ही में पेश किए गए समकालीन हथियार, और शायद उससे भी ज्यादा। इसी वजह से यूक्रेन ने अपने कुछ T-72 AMT टैंकों में मूल सोवियत NSVT मशीन गन को M2 से बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई मायनों में M2 सीधा बेहतर हथियार है। NSVT 12.7 बाय 108 मिलीमीटर की गोली चलाता है। इसके मुकाबले M2 में .50 BMG राउंड के लिए थोड़ा छोटा 12.7 बाय 99 मिलीमीटर कारतूस इस्तेमाल होता है। फिर भी दोनों हथियार युद्ध में लगभग समान प्रदर्शन और प्रभावी रेंज देते हैं। NSVT की फायरिंग स्पीड M2 से ज्यादा है। ये लगभग 700 से 800 राउंड प्रति मिनट है, जबकि M2 की स्पीड लगभग 450 से 600 राउंड प्रति मिनट है। NSVT 1 मिनट में ज्यादा राउंड फायर कर सकता है, जिससे यह अधिक फायरिंग करता है। M2 ब्राउनिंग की धीमी फायरिंग स्पीड लगातार फायरिंग में बेहतर सटीकता और नियंत्रण देती है। सबसे अहम बात यह है कि M2 ब्राउनिंग NSVT से ज्यादा लचीले तैनाती विकल्प देता है। इसे वाहनों, विमानों और जहाजों पर लगाया जा सकता है, जबकि NSVT मुख्यतः वाहन हथियार है और इसे आसानी से अनुकूलित नहीं किया जा सकता। M2 ब्राउनिंग कई मिशन प्रोफाइल के लिए कई तरह के गोला बारूद इस्तेमाल कर सकता है। वर्तमान में उपलब्ध गोला बारूद प्रकारों में 706.7 ग्रेन M33 बॉल राउंड शामिल है, जिसका उपयोग कर्मियों और हल्के सामग्री लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है। साथ ही M17 ट्रेसर, 622.5 ग्रेन M8 API, 619 ग्रेन M20 API-T और M962 स्लैब टी या सबोट लाइट आर्मर पेनिट्रेटर राउंड्स भी शामिल है। ये बॉल, ट्रेसर, आर्मर पियर्सिंग, इंसेंडियरी और सबोट लाइट आर्मर पेनिट्रेटर राउंड्स की पूरी रेंज देता है। स्लैब टी गोला बारूद में 0.30 इंच व्यास का टंगस्टन पेनिट्रेटर होता है, जो 1.34 इंच मोटी फेस हार्डन स्टील प्लेट को भेद सकता है। 550 गज पर 1.34 इंच
1300 गज पर 0.91 इंच और 1600 गज पर 0.75 इंच। इसमें गोला बारूद के बेस पर एक ट्रेसर चार्ज भी जोड़ा जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपने किसे मारा। 656 गज की दूरी पर M2 इतनी ताकतवर है कि वह टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में इस्तेमाल होने वाले 0.7 इंच मोटे रोल्ड होमोजीनियस स्टील आर्मर को भेद सकती है। 2 इंच कंक्रीट, 1 फुट रेत या 27 इंच मिट्टी को भेद सकती है। लेकिन यह सिर्फ थोड़ी देर की जबरदस्त मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। स्टील की बैरल को भी लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोबाल्ट क्रोमियम मिश्र धातु की परत होती है, जिससे बैरल को बदलने की जरूरत से पहले 10,000 राउंड तक चलाया जा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यूक्रेनी सैनिकों ने M2 को भरोसेमंद, इस्तेमाल में आसान और अपनी शस्त्र सूची की दूसरी मशीन गनों की तुलना में ज्यादा फायरिंग रेट वाला बताया है। इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, 2000 गज, जो कि आधुनिक M240 मशीन गन से भी अधिक है। इसके अलावा इसकी बड़ी और भारी 0.50 कैलिबर की गोली का मतलब है कि M240 की तुलना में अपनी अधिकतम 4 मील से भी ज्यादा रेंज पर भी कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। M240 जो 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की गोली चलाता है, वह नाल के मुहाने पर लगभग 2500 फुट पाउंड की ताकत पैदा करता है। M2 की 0.50 कैलिबर की गोली इसे आसानी से पछाड़ देती है, जो गोली के प्रकार के अनुसार 11,000 से 15,000 फुट पाउंड तक की ताकत पैदा करती है। मूल M2 वेरिएंट्स के अलावा यूक्रेन तुर्की की चैनिक M2 QCB वेरिएंट का भी इस्तेमाल करता है, जो बताया जाता है कि उतनी ही उपयोगी है। 2023 के अंत तक कम से कम 600 चानिक वर्जन यूक्रेन को भेजे गए थे। M2A1 की तरह ये मूलतः वही M2 डिजाइन है, लेकिन इसमें बड़ी आधुनिकताएं की गई हैं ताकि पुरानी समस्याएं दूर हो सके। ये रिसीवर मशीनिंग और बैरल प्रोफाइल में अंतर के कारण M2A1 से थोड़ा भारी है। इसका वजन लगभग 85 पाउंड है, जबकि M2A1 का वजन 84 पाउंड है। चानिक बैरल की उम्र बढ़ाने के लिए क्रोम लाइन बैरल इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी रेटिंग 20,000-25,000 राउंड्स तक होती है। यह भी थोड़ा लंबा है, लगभग 65.5 इंच, जबकि तुलना में 64.9 इंच है। सबसे अहम बात यह है कि चानिक को M2 की तरह पिकअप्स पर एंटी ड्रोन मिशनों में आसानी से लगाया जा सकता है। M2 के विपरीत इसमें सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायर मोड्स दोनों हैं। यूक्रेन भी एंटी ड्रोन ऑपरेशनों के लिए सोवियत युग की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, 23 मिलीमीटर ZU-23-2। M2 की तरह ये गन भी पुरानी हो गई है, लेकिन तेज फायरिंग रेट और 8,200 फीट रेंज के कारण ये अब भी सबसे भरोसेमंद ड्रोन किलरों में से है। ZU-23-2 की दोनों बैरल में से हर एक सैद्धांतिक रूप से गोला बारूद खत्म होने तक लगातार ट्रिगर दबाए रखने पर प्रति मिनट 1000 राउंड फायर कर सकती है। वास्तविक ऑपरेशन में गनर आमतौर पर 2-5 सेकंड की छोटी बर्स्ट में फायर करते हैं, जिससे प्रति बैरल लगभग 400 राउंड प्रति मिनट की फायर रेट मिलती है। स्टैगर्ड फायरिंग प्रक्रिया एयर कूल्ड बैरल को ओवरहीटिंग, कुक ऑफ और घिसाव से बचाती है। यूक्रेनी विशेषज्ञों के अनुसार चाहे M2 कैनिक या ZU-23-2 कितने भी प्रभावी हों, ये ड्रोन गिराने के लिए आज यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे सबसे प्रभावी मशीन गन आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ये उपाधि एक जर्मन डिजाइन को जाती है, गेपार्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन को। 46 टन वजनी और एक संशोधित लेपर्ड एक टैंक चेसिस पर लगे हुए गेपार्ड 2022 में यूक्रेन में सेवा में आया। इसके दोहरे 35 मिलीमीटर ऑटो कैनन और दोहरे रडार सिस्टम, जिनकी डिटेक्शन रेंज 9.32 मील तक है, रूस के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले धीमी गति वाले गेरुन लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन को मार गिराने में बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। यूक्रेन में सेवा में मौजूद लगभग 100 गेपार्ड इतने प्रभावी साबित हुए हैं कि जर्मन निर्माता K&DS ने 2025 की शुरुआत में यूक्रेन को एक विशेष अपग्रेड पैकेज की पेशकश की। प्रस्तावित आधुनिकीकरण में बेहतर रडार और ट्रैकिंग, एक बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर, GPS और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन शामिल हैं। इन सुविधाओं से उनकी रूस के उन्नत ड्रोन और क्रूज मिसाइल रोकने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मोबाइल एंटी ड्रोन डिफेंस में M2 को गेपार्ड पर सबसे बड़ी बढ़त
उसकी मोबिलिटी है। गेपार्ड की बंदूकें भारी ट्रैक वाले टैंक चेसिस पर होने से इसकी गतिशीलता और शूट एंड स्कूप क्षमताएं सीमित हो जाती है। M2 को किसी भी ऐसे वाहन पर लगाया जा सकता है जो इसका वजन सह सके, जिससे ये तेज तैनाती और इंटरसेप्टर ड्रोन क्रू के लिए बैकअप बन जाता है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया है। Zu 23-2 को भी ट्रकों और पिकअप्स पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसका अतिरिक्त वजन उन मॉडलों की रेंज को सीमित कर देता है जो इसके साथ काम कर सकते हैं। वे जुड़वा 23 मिमी तोपें काफी टॉर्क पैदा करती है, इसलिए हल्के सिविलियन हाफ टन चेसिस पर फायरिंग के समय वाहन को स्थिर रखने के लिए सहायक पैरों या आउटर इगरों की मजबूत वेल्डिंग जरूरी होती है, जिससे ट्रक को नुकसान या पलटने से बचाया जा सके। इस कारणवश इसे आमतौर पर मजबूत फ्लैटबेड्स या भारी 1.5 टन से 6 टन ट्रक चेसिस जैसे गाज 66 जिल 131 या मॉडिफाइड कामास पर लगाया जाता है, ताकि संरचनात्मक विफलता से बचा जा सके। वहीं M2 और कनिक आम नागरिक ट्रकों में आसानी से फिट हो जाते हैं और भारी चेसिस को मजबूत करने की जरूरत नहीं होती। इनकी क्विक चेंज बैरल सुविधा मोबाइल भूमिका में बेहद अहम है, जिससे क्रू गैर बख्तरबंद ट्रक बेड में खुले में रहते हुए जल्दी ओवरहीटेड बैरल बदल सकते हैं। यूक्रेन ने छोटे तेज ड्रोन के खिलाफ फायर की मात्रा दुगुनी करने के लिए पिकअप ट्रकों पर ड्यूअल माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया। M2 से लैस पिकअप ट्रकों का इस्तेमाल करने का नुकसान है कि गनर टैंक या गेपर्ड के मुकाबले ज्यादा खुले रहते हैं। यूक्रेन में इन दिनों संशोधित मशीन गन माउंटेड पिकअप ट्रकों में अक्सर एंटी ड्रोन कोप केज लगे होते हैं, लेकिन बख्तरबंद सुरक्षा नहीं होती। यूक्रेन में जनशक्ति की कमी के चलते कुशल ऑपरेटरों जैसे M2 गनर्स की सुरक्षा और महत्वपूर्ण हो गई है। तो हाल ही में यूक्रेन ने M2 के लिए एक और नवाचारी उपयोग खोज निकाला है, इसे बिना चालक के जमीनी वाहन यानी UGVs पर माउंट करना। सबसे ज्यादा प्रलेखित M2 ले जाने वाला रोबोट देवड्रॉइड TW12.7 है, जिसे यूक्रेनी कंपनी देवड्रॉइड ने टैंक ब्यूरो के सहयोग से विकसित किया है। इस रोबोट को M2 ब्राउनिंग मशीन गन से लैस किया गया है। इसकी फायरिंग रेंज लगभग 0.62 मील है और इसमें नाइट विजन की सुविधा भी है। ये पूरी तरह स्वायत्त नहीं बल्कि रिमोट से संचालित है और प्रोग्राम किए गए युद्ध कार्य कर सकता है। 2025 के अंत में यूक्रेन की तीसरी आर्मी कोर की एक यूनिट ने कथित तौर पर इसे फ्रंट लाइन पोजीशन पर अकेले 45 लगातार दिनों तक तैनात किया था। रोबोट का हर 48 घंटे में मेंटेनेंस और रिलोडिंग हुआ, लेकिन उसने पोजीशन इन्फेंट्री को नहीं सौंपी। पूरे मिशन के दौरान रूसी बल उस सेक्टर पर कब्जा करने या उसमें घुसपैठ करने में नाकाम रहे। इससे पहले नवंबर 2024 में 5वीं सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड के TW12.7 ने कॉन्स्टेंटिन्युका के पास एक रूसी MT-MTLB बख्तरबंद व्हीकल पर घात लगाकर हमला कर उसे नष्ट किया। आर्मर पियर्सिंग इंसेंडेरी राउंड से रोबोट ने रात में पास से वाहन पर हमला किया, उसकी पतली बख्तरबंदी भेद कर चालक दल को खत्म किया। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ वही रोबोट M2 से नहीं लैस किया है। T-701 भारी भरकम UGV है, जिसे 1543 पाउंड वजन उठाने और लगातार फायरिंग मिशनों के लिए बनाया गया है, जबकि हल्का TW12.7 जल्दी गोला बारूद से खाली हो सकता है। ये खास तौर पर 2 मशीन गनों के साथ तैयार है, मुख्य M2 ब्राउनिंग और 7.62 mm PKT। साथ ही इसमें बड़े गोला बारूद बेल्ट व अतिरिक्त आर्मर प्लेटिंग ले जाने की क्षमता भी है। यूक्रेन ने न्यूमो UGV भी विकसित किया है। टैंक ब्यूरो और देवड्रॉइड द्वारा विकसित न्यूमो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिसे M2 ब्राउनिंग छोटे K2 7.62 या PKT वाले कॉम्बैट मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है। ये बहुप्रकारी हंटर किलर सिस्टम रक्षा लाइनों की खाली जगह भरता है और उन क्षेत्रों में गश्त करता है जहां सैनिक ड्रोन निगरानी और तोपखाने से असुरक्षित होते हैं, और इस तरह ये किंवदंती जारी रहती है। हर पीढ़ी में M2 ऐसे नए किरदार में उतरता है जैसे वह खासतौर पर उसी काम के लिए बनाया गया हो। खाई युद्ध से लेकर टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन, हेलीकॉप्टर डोर गन और अब एंटी ड्रोन गन तक। युद्ध के बीच कौन जानता है यूक्रेन इस दिग्गज मशीन गन के कितने नए उपयोग खोजेगा। एक सदी से ज्यादा उत्कृष्टता के साथ M2 ब्राउनिंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इसमें
जल्दी बदलाव की संभावना नहीं है। नई जानकारी मिलते ही आपको अपडेट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बीच इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि कैसे एक यूक्रेनी रोबोट ने पूरी रूसी यूनिट को खत्म कर दिया। देखने के लिए धन्यवाद।